Hello everyone. Our today's topic is incentive and schemes for girls' education and women education. So, first of all, we have to throw light upon the objectives of girls and women education. Dear people teachers, as we all know that girls and women, this particular class, gender-based class of the society is considered as the deprived section of the society. So it is the need of the hour that this particular section, deprived class, gender-based deprived class, needs to be developed. So for this, different provisions have been made in our constitution so as to bring the women with equal footing with men. So वुमेन एजुकेशन और गर्ल्स एजुकेशन के संदर्भ में हमारे भारतीय संविधान में भी ये सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, रंग या सेक्स के आधार पर या भाषा के आधार पर किसी भी आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में बहुत सी एजुकेशनल कमीशंस और एजुकेशनल कमेटीज में भी वुमेन और गर्ल्स एजुकेशन के संदर्भ में बहुत सी बातें कही गई हैं, बहुत से लेख लिखे गए हैं। So let's throw light upon the objective of women education first. First one is all-round development of personality. देखिए वुमेन एजुकेशन या गर्ल्स एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दैट इज सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए स्वतंत्र भारत में स्त्री जाति को अबला से सबला बनाने के लिए, क्योंकि स्त्री जाति को हमेशा से ही अबला जाति माना जाता है, उसे कमजोर वर्ग माना जाता है, कमजोर वर्ग से बिलोंग करने वाली जो है वो नारी मानी जाती है, लेकिन उसे अबला से सबला बनाना है, उसे सशक्त बनाना है। तो इसके लिए स्त्री जाति के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक विकास करने के लिए उपयोगी शिक्षा की व्यवस्था की बहुत आवश्यकता महसूस की जा रही है। जेंडर सेंसिटिव, स्पेशली फीमेल जेंडर सेंसिटिव स्त्रीयोचित खेल कूद, व्यायाम, आसनों की व्यवस्था और बहुत से बौद्धिक और मानसिक शक्तियों का विकास करने वाले सब्जेक्ट्स और उनकी टीचिंग करवाई जानी चाहिए, क्योंकि एप्रोप्रिएट अगर हम शिक्षा का प्रबंध करना चाहते हैं महिलाओं के लिए, तो उसका एक ये भी तरीका माना जाता है कि वुमेन्स को, गर्ल्स को एप्रोप्रिएट और कंजीनियल एनवायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए सेपरेट इंस्टीट्यूशंस फॉर गर्ल्स और वुमेन्स खोले जाएं। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब हम सेपरेट इंस्टीट्यूशंस गर्ल्स के लिए और वुमेन्स के लिए एस्टेब्लिश करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स और वुमेन्स की एनरोलमेंट एजुकेशनल, वोकेशनल और प्रोफेशनल फील्ड में हम सुनिश्चित टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एंश्योर कर सकते हैं। इसलिए ऐसे विद्यालयों को जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में स्थापित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि मैक्सिमम फीमेल जेंडर की एनरोलमेंट हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कर सकें और उनके सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित कर सकें।
Now, next objective of women and girls education, that is स्त्रीत्व को बनाए रखने की दीक्षा, शिक्षा और वातावरण की व्यवस्था. The system of initiation, education and environment to maintain feminism. देखिए, स्त्री के स्त्रीत्व को बनाए रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो स्त्री है, स्त्री में उसे ममता की मूर्त माना जाता है. शीलता, कौमार्य और विनम्रता स्त्री जाति में सन्निहित होता है. लेकिन यह तभी संभव है जब उन्हें स्त्रीयोचित कर्तव्यों से परिचित करवाया जाए. और भारतीय संस्कृति में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण रही है. अगर हम गोल्डन एज की बात करें, वैदिक पीरियड की बात करें, और इनफैक्ट भारतीय संस्कृति में विभिन्न क्षेत्रों में अगर हम देखें तो स्त्री जननी है, स्त्री माता है, पत्नी है, बहन है, पुत्री है. उनके अपने अपने स्थान पर क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या अधिकार हैं, उन्हें समाज में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और समाज को उनके प्रति कैसा दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए. इन सभी बातों का ज्ञान कराना भी बहुत आवश्यक है, जिससे कि स्त्रीत्व को बनाया रखा जा सके. Then next objective, making qualified mother, housewife and worker. देखिए, वुमेन एजुकेशन और गर्ल्स एजुकेशन में इन सभी बातों को इंक्लूड करना भी बहुत आवश्यक होता है, जिससे कि हम फीमेल जेंडर को एक योग्य माता, गृहिणी, पत्नी और एक कार्यकर्ता बना सके. भारतीय संस्कृति में माता ही बालक की सबसे पहली गुरु मानी गई है और वही बच्चों के संस्कारों को भी निर्धारित करती है और एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, बच्चों का लालन पालन करती है और स्नेह और प्यार देकर उसका सामाजिक और मानवीय विकास करती है. गृहस्थ जीवन में भी अगर हम प्रकाश डालें तो स्त्री माता, गृहिणी और पत्नी तीनों के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करती है. उनकी शिक्षा की व्यवस्था इसलिए इस तरह से होनी चाहिए कि स्त्रियां कुशल माता, कुशल गृहिणी, पत्नी और सहयोगी बन सकें. Then next objective, धार्मिकता, नैतिकता, चरित्र निर्माण और शांति स्थापना का स्रोत बनाना. To be a source of righteousness, morality, character building and peacemaking. देखिए, जैसे हमने पहले भी बात कही कि स्त्री को ममता की मूर्त कहा गया है, दया की देवी माना गया है. क्षमाशीलता स्त्री का धर्म है, वह सहिष्णु, उदार और सहकारी है. So these are certain natural traits that lies with the woman or female gender. But in fact, अगर हम ये स्टीरियोटाइप से ऊपर उठकर बात करें तो ये सभी गुण सभी व्यक्तियों में निहित होने चाहिए अगर हम शांतिपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहते हैं. लेकिन ये सभी गुण स्त्रियों में ऑटोमेटिकली, प्राकृतिक तौर पर ये गुण समाहित होते हैं. स्त्री ही है जो बच्चों में योग्य नागरिक के इन सभी गुणों की स्थापना करती है. शिक्षा द्वारा स्त्री का इसलिए धार्मिक, नैतिक
और चारित्रिक मार्गदर्शन करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि स्त्री के ऊपर अपने परिवार को और समाज को विकसित करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्त्री के साथ रहती है। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सांस्कृतिक प्रसार का स्रोत बनाना, टू बी अ सोर्स ऑफ कल्चरल प्रोपेगेशन। देखिए, समाज में कई तरह की सांस्कृतिक परंपराएं प्रचलित हैं और ये सांस्कृतिक परंपराएं स्त्रियों द्वारा ही स्थापित और प्रसारित की जाती हैं। स्त्रियों को ही मेनली इन सभी परंपराओं का रक्षक माना गया है, पोषक माना गया है और इवन प्रसारक भी माना गया है। वे परिवार से लेकर समाज के क्षेत्र में अपने व्यवहारों द्वारा संस्कृति का विकास करने में अपना योगदान देती हैं। वे रहन सहन के ढंग, धार्मिक प्रथाएं, रीति रिवाज और सामाजिक मान्यताएं, जितनी भी पारिवारिक शिक्षा होती है, पारिवारिक शिक्षा द्वारा समाजीकरण के आदर्श प्रस्तुत करके पुरुष वर्ग का भी मार्गदर्शन स्त्री ही करती है। इसलिए स्त्री शिक्षा में भारतीय संस्कृति का समन्वय होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे कि वह उस संस्कृति का प्रसार करने का उत्तरदायित्व बखूबी निभा सके। देन व्यवसायिक जीविका उपार्जन एवं कला में दक्षता, प्रोफिशिएंसी इन प्रोफेशनल अर्निंग एंड आर्ट। देखिए, यदि किसी परिवार के कर्तव्यों के निर्वाह की पूर्ति करने के लिए अगर हम यह माने कि मेल जेंडर या पुरुष वर्ग ही इस कार्य को करता है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि परिवार के कर्तव्यों के निर्वाह की पूर्ति करने के लिए पुरुष वर्ग के साथ अब स्त्री भी अपना उतना ही 100% बेस्ट दे रही है आजीविका कमाने के संदर्भ में। अपने परिवार के कर्तव्यों को पूरा करने के बाद स्त्री के पास जो भी समय बचता है, वह उसका सदुपयोग व्यावसायिक और जीविका उपार्जन के कार्यों में उसका उपयोग करती है और इस तरह से जो परिवार के जो मेल मेंबर होते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीविका उपार्जन के कार्यों में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। इसलिए स्त्री जाति को सशक्त बनाना बहुत आवश्यक है। स्त्री जाति को सशक्त बनाने के लिए उसे शिक्षित करना बहुत आवश्यक है और उसे इस तरह की शिक्षा प्रदान करना बहुत आवश्यक है जिससे वो सशक्त बन सके। सो फॉर दैट सेक यूजफुल करिकुलम, जो कि जेंडर सेंसिटिव करिकुलम है, that should be developed. Moreover, freedom should be provided to the women so that कि वो अपनी इंटरेस्ट, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है शिक्षा प्राप्त करके, कौशलों को प्राप्त करके स्वयं को नारी सशक्त बनाए। देन प्रजातंत्र की सुरक्षा और गणतंत्र में विश्वास रखने की भावना का प्रसार, द स्प्रेड ऑफ द स्पिरिट of protection of democracy and belief in republic। देखिए, बच्चों के टीचिंग और ट्रेनिंग, शिक्षण और प्रशिक्षण की सबसे पहली सीढ़ी परिवार ही होती है और परिवार में स्पेशली सबसे पहला जो गुरु है बच्चे का, वो माता ही होती है। माता पिता और परिवार के लोग बच्चों को नागरिकता की शिक्षा देते हैं, सामाजिकता की शिक्षा देते हैं। यदि स्त्री प्रजातंत्र की प्रणालियों से भली भांति परिचित है तो वह अपने घर का वातावरण भी डेमोक्रेटिक बना सकती है, प्रजातंत्रात्मक बना सकती है और ऐसे वातावरण में पलने वाले बच्चे प्रजातंत्र में आस्था रखने वाले और उसमें योगदान देने वाले बन सकते हैं। इसलिए वुमेन एजुकेशन और गर्ल्स एजुकेशन के संदर्भ में जो करिकुलम बनाया जाना चाहिए उसमें नागरिकता की शिक्षा और प्रजातंत्र के सिद्धांतों की जानकारी का समावेश होना चाहिए। देन डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी,
नेतृत्व और उत्तरदायित्व की क्षमता का विकास। देखिए, भारतीय स्त्री ने कई क्षेत्रों में मार्गदर्शन और नेतृत्व किया है। अगर हम इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, इतिहास में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कमला नेहरू, कस्तूरबा, इंदिरा गांधी जैसी ग्रेट वुमेन ने युद्ध कौशल की बात करें या सामाजिक सुधार की बात करें या राजनीतिक सुधार की बात करें या इवन आर्थिक नियोजन की बात करें, तो इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया है। आज भी अगर हम अपने भारतीय समाज की बात करें तो हमारे भारतीय समाज में ऐसी वुमेन लीडर्स की आवश्यकता है जो कि इन सभी फील्ड्स में बढ़ चढ़कर भाग ले सकें और परिवार, समाज और देश का विकास सुनिश्चित कर सकें। So accordingly, such curriculum should be framed so as to uplift the girls as well as the women to make them a successful mother, social reformer, doctor, engineer, leaders, politicians, and many more. So, ये वुमेन एजुकेशन और गर्ल्स एजुकेशन के कुछ उद्देश्य अभी हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एफर्ट्स मेड फॉर वुमेन एजुकेशन। स्त्री शिक्षा के लिए किए गए प्रयास। देखिए, जैसे हमने बात कही कि स्त्री शिक्षा के लिए पहले भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है बहुत से प्रयास किए गए हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रावधान दिया गया है कि स्त्री के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एजुकेशन की फील्ड में बहुत से कमीशंस और कमेटीज जो बनाए गए हैं, तो उन कमीशंस और कमेटीज में भी गर्ल्स और वुमेन एजुकेशन के संदर्भ में बहुत सी बातें उल्लिखित हैं। So let's throw light upon important commissions and committees. First of all, Radha Krishnan Commission 1948-49। राधा कृष्णन कमीशन ने स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए ये कहा है कि शिक्षित स्त्रियों के बिना शिक्षित व्यक्ति नहीं हो सकता है। इस आयोग ने स्त्री शिक्षा के विकास हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, जैसे नारी को सुगृहिणी और सुमाता बनाने की शिक्षा दी जाए, स्त्रियों के लिए शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया जाए, स्त्रियों को होम मैनेजमेंट स्टडीज की प्रेरणा दी जाए और इसके अवसर प्रदान किए जाएं, और अध्यापिकाओं को समान कार्यों के लिए अध्यापकों के समान वेतन दिया जाए, और ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जो गर्ल्स को, वुमेन को समाज में समान स्थान दिला सके। नेक्स्ट इज नेशनल वुमेन्स एजुकेशन कमेटी, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958। जो ये राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति है, इस समिति को दुर्गा भाई देशमुख समिति के नाम से भी जाना जाता है और महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसका उद्देश्य स्त्री शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए सुझाव देना था। 1959 में इस समिति ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए थे, जैसे कुछ वर्षों तक बालिका शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता और स्त्रियों के लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था भी की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के विकास हेतु ग्रांट दिए जाने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। राज्यों में बालिकाओं और स्त्री शिक्षा की राज्य परिषदों का निर्माण किया जाए, दैट इज स्टेट काउंसिल्स फॉर गर्ल्स एंड वुमेन एजुकेशन शुड बी एस्टेब्लिश्ड। देन
ये दुर्गाबाई देशमुख स्मृति में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को स्टॉप करने के लिए भी निर्देश दिए गए थे कि बालक और बालिका शिक्षा के लिए विषमता को शीघ्र समाप्त किया जाए। मोरोवर, जो भी धनराशि उपलब्ध होती है, उपलब्ध धनराशि का उपयोग बालिकाओं के मिडिल और माध्यमिक स्तर के विद्यालयों, शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूलों और महिला अध्यापकों हेतु छात्रावास बनाने के लिए अनिवार्य रूप से प्रयोग में लाया जाए। द नेक्स्ट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो गर्ल्स एजुकेशन और वुमेन एजुकेशन के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण सुझाव सुझाए गए थे, उनमें से प्रमुख हैं बालिकाओं की शिक्षा के लिए एप्रोप्रिएट एनवायरमेंट प्रोवाइड करना, उपयुक्त परिवेश का निर्माण करना, देन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा सुविधाएं बढ़ाना, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सप्लीमेंट्री करिकुलम तैयार करना, वर्तमान कार्यक्रम का विस्तार और अनेक सहायता कार्यक्रमों को प्रारंभ करना जिससे कि बालिकाओं का स्तर बढ़ाया जा सके। देन जो इलिटरेट वुमेन थी, निरक्षर स्त्रियों के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने के पश्चात निरक्षरता को, इलिटरेसी को दूर करने के उपाय सुझाना, जिसमें स्वयंसेवी संगठन और संपूर्ण मानव शक्ति का सहयोग लिया जाना सुनिश्चित किया गया था। देन राष्ट्रीय महिला आयोग 1990, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में ये पारित किया गया था 1990 में। इसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 पूर्णकालिक मेंबर्स थे। यह कमीशन 31 जनवरी 1992 से इफेक्टिव हुआ था, लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था। इस आयोग को जो इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपी गई थी, उनमें से महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना था, उन्हें कारगर ढंग से लागू करने के उपाय सुझाना था। जितनी भी कानूनी सुरक्षा महिलाओं को प्रदान की गई थी, तो उन्हें कारगर ढंग से उनका इम्प्लीमेंटेशन करना सुनिश्चित करना था। महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों में कमी, अपर्याप्त या त्रुटि पर संशोधन के भी सुझाव देना, देन महिलाओं की शिकायतों पर ध्यान देना और समस्याओं को संबंधित अधिकारी तक पहुंचाना, देन महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाने के लिए प्रक्रिया में भाग लेना, देन सुधार गृहों, जेल खानों और अन्य स्थानों पर उनके पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन के लिए तथा दशा सुधारने के बारे में सिफारिशें करना। देन लास्ट, दैट इज आचार्य रामामूर्ति कमेटी एंड वुमेन एजुकेशन। आचार्य रामामूर्ति कमेटी ने महिला शिक्षा के संदर्भ में 1990 में यह कमेटी गठित की गई थी। तो इस कमेटी ने महिला शिक्षा के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं, वो हैं प्राथमिक विद्यालयों के समीप शिशु देखभाल और शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएं। चाइल्ड केयर सेंटर और चाइल्ड एजुकेशन सेंटर जो है वो हमारे प्राथमिक विद्यालयों के पास स्थापित किए जाने चाहिए। क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक का जो पाठ्यक्रम है वो शिशु केंद्रों के अकॉर्डिंग बनाया जाए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जो विद्यालय शिक्षकों में कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाए। देन 300 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं।
फिर 500 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्र में एक जूनियर हाई स्कूल स्थापित किया जाए। देन विद्यालयों को समयावधि को स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुकूल निर्धारित करने के निर्देश जारी किए गए थे। देन ड्रॉप आउट्स बच्चों के लिए नॉन फॉर्मल विधियों को काम में लाया जाना, इस पर फोकस किया गया था। योग्य छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना। मोरओवर योग्य छात्राओं को यूनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकें, स्टेशनरी आदि की सुविधाएं प्रदान करना। सो नाउ सी, ये जितने भी कमीशंस और कमेटीज शिक्षा के संदर्भ में बनाए गए थे, इन सभी कमीशंस और कमेटीज में गर्ल्स एजुकेशन और वुमेन्स एजुकेशन के लिए कितने सॉलिड और ग्रेट प्रोविजंस रखे गए हैं, इसीलिए कि गर्ल्स का और वुमेन्स की पर्सनैलिटी, इनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त किया जा सके और मेल और फीमेल दोनों जेंडर में समानता सुनिश्चित की जा सके और नारी, जिसे कि पहले अबला माना जाता था और अब उसे सबला बनाया जाए, उसे सशक्त बनाया जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट objectives of girls and women education and different efforts made for women education. Thank you and have a nice day.